तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित क्विज को लेकर। तो देखें, जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है कि भारत भर में वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और विनियमन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म उम्मीद पोर्टल किस नोडल मंत्रालय के दायरे में है। विकल्प दिए गए हैं विधि एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय या आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो सही विकल्प यहाँ पे सी होगा कि ये जो उम्मीद पोर्टल है यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के नोडल मतलब के दायरे में आता है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे जो उम्मीद पोर्टल है यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, उम्मीद की अगर हम बात करें यानी कि एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास पोर्टल जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है और यह मंत्रालय भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। और जो उम्मीद पोर्टल है यह वक्फ संपत्तियों जो इन समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पोर्टल का प्रबंधन जो है राज्य वक्फ बोर्डों और अन्य संबंधित न्यायिक प्राधिकारियों के समन्वय से किया जाता है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न देखेंगे हमारा। दूसरा प्रश्न है कि अंगीकार 2025 अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत संचालित एक अभिसरण केंद्रित अभियान है। दूसरा कथन है कि अभियान का लक्ष्य नए मकानों के लिए आवेदनों के सत्यापन को सुगम बनाने तक सीमित है। तीसरा कथन है कि यह बहुआयामी आउटरीच रणनीति अपनाता है जिसमें घर घर जाकर मुलाकात करना और ऋण मेले का आयोजन करना शामिल है। बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो इसे पहला कथन देखें कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत संचालित एक अभिसरण केंद्रित अभियान है। तो यह कथन सही है। असल में जो अंगीकार 2025 अभियान है यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU 2.0 के अंतर्गत एक पहल है जिसे एक अंतिम मील आउटरीच पहल के रूप में वर्णित किया गया है जो अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर केंद्रित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थियों को उनके आवास के साथ साथ लाभों का एक समग्र समूह प्राप्त हो। तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें तो कथन दूसरा जो है यह गलत है क्योंकि अभियान जो है इसका उद्देश्य केवल आवेदन सत्यापन से कहीं अधिक व्यापक है। इसके उद्देश्यों में व्यापक जागरूकता पैदा करना और जो पहले से स्वीकृत आवास के निर्माण है उनमें तेजी लाना और PMAYU 2.0 के तहत एकीकृत जो स्वीकृत जो 1 करोड़ अतिरिक्त आवासों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना भी शामिल है। इसका उद्देश्य न केवल नए आवेदनों पर कानूनी कार्रवाई करना है बल्कि जो इम्प्लीमेंटेशन संबंधी जो कमियां हैं उनको दूर करना भी है। तो दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाता है कि यहाँ तक सीमित है, नहीं, इससे आगे तक है। तो पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। तीसरे की बात करें, तीसरा कथन कि यह बहुआयामी आउटरीच रणनीति अपनाता है जिसमें घर घर जाकर मुलाकात करना और ऋण मेले का आयोजन करना शामिल है। यह कथन सही है। मतलब जमीनी स्तर पर अधिकतम पहुंच और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास मेला शहरी का आयोजन भी इसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि केवल 2 कथन सत्य हैं यानी कि कथन 1 और कथन 3। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार जैसा कि संविधान सभा की बहसों में परिलक्षित होता है निम्नलिखित में से काफी प्रभावित थे। पहला है कि पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक परंपराएं व्यक्तिगत अधिकारों और प्रतिनिधि सरकार पर जोर देती हैं और दूसरा है कि गांधीवादी आदर्श विकेंद्रीकृत ग्राम गणराज्यों और राजनीति में नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है। तीसरा कथन है कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करने वाले समाजवादी सिद्धांत।
चौथा कथन है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और शासन की परंपराएं। उपरोक्त स्रोतों में से कितने ने दार्शनिक आधारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार? तो भारतीय संविधान की अगर हम दार्शनिक नींव की बात करें तो यह बहुत सारे प्रभावों से बनी हुई एक संबद्ध चित्रकला है जिस पर संविधान सभा में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। अब बात करें अगर हम पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक परंपराओं का, तो इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव था, जैसे कि जिसकी वजह से संसदीय लोकतंत्र जिसमें मौलिक अधिकार जो कि अमेरिकी अधिकार विधेयक से प्रेरित है, कानून में के शासन और स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाने में स्पष्टता मिली। तो पहला कथन जो है ये सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि गांधीवादी आदर्शों को यद्यपि पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया, जैसे कि सशक्त केंद्रीकृत राज्य बनाम ग्राम गणराज्य, पंचायती राज जो कि अनुच्छेद 40 से संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांत, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने और जो कमजोर वर्ग हैं उनके उत्थान जैसे प्रावधानों पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा। सत्य और अहिंसा पर जोर स्वतंत्रता संग्राम की उस भावना से प्रेरित भी था जिसने संविधान निर्माताओं को आकार दिया। तो दूसरा कथन भी सत्य हो जाता है। तीसरे की बात करें कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप की वकालत करने वाले समाजवादी सिद्धांत, तो यह भी सत्य है क्योंकि इसे भी अभिव्यक्ति मिली विशेष रूप से नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जिनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, संसाधनों का समान वितरण किया जाना, मतलब समान वितरण सुनिश्चित किया जाना और धन के संकेंद्रण को रोकना था। समाजवादी शब्द जो है बाद में 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो तीसरा कथन भी सत्य है। चौथे की बात करें कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार और परंपराएं, तो धर्म की अगर हम बात करें यानी कि धार्मिकता, कर्तव्य की अवधारणाएं, फिर सर्वसम्मति आधारित निर्णय, हालांकि सीधे तौर पर संरचना में कोई रूपांतरण नहीं किया गया, लेकिन फिर भी एक न्यायप्रिय शासक के आदर्श एक सांस्कृतिक और नैतिक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। तो ये कथन भी मतलब जो है ये सब सत्य है। तो यहाँ पे जो चारों आधार हैं ये सभी ने प्रभावित किया, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये चारों प्रभावित करते हैं। और प्रश्न नंबर 4 देखेंगे अब। प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(2) के दायरे को सटीक रूप से दर्शाता है? पहला विकल्प है कि यह केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश देने से इनकार करने पर रोक लगाता है। दूसरा कथन है कि यह राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार करने पर रोक लगाता है। तीसरा विकल्प है कि यह अल्पसंख्यकों को उनके द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थानों में अपने समुदाय के सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने का अधिकार देता है। और विकल्प डी है कि इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को भाषाई अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करनी होगी। बताना है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद 29(2) के बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29(2) है, वो कहता है कि किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए विकल्प बी जो है यहाँ पे सत्य हो जाएगा। अब पहले विकल्प की अगर हम बात करें तो ये व्यापक तौर पे बता रहा है कि यह किसी भी शैक्षणिक संस्थान के बारे में बताता है जिसके पास राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त होने की योग्यता नहीं है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। और जो दूसरा कथन है यह समग्रता से इसके बारे में बताता है। और अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, वह है कि राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा कथन है कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश तब प्रभावहीन हो जाता है जब विधानसभा द्वारा उसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तथा विधान परिषद यानी कि जब द्विसदनीय विधानमंडल में द्वारा उस पर सहमति दे दी जाती है। और तीसरा कथन है कि राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो। बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं।
तो पहले कथन की देखें कि यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, तो ऐसा नहीं है कि राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन शक्ति है। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो पहला कथन जो है ये असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन की बात करें तो दूसरा कथन जो है यह सत्य है कि अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के पुनः समवेत होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। यह विधानमंडल के पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह बाद या उस अवधि की समाप्ति से पहले विधानसभा द्वारा इसे अस्वीकृत करने वाला प्रस्ताव पारित होने और विधान परिषद यदि कोई हो किसी राज्य में द्वारा सहमत होने पर लागू नहीं होता है। और यहाँ पे विधानसभा की प्रधानता जो है स्पष्ट है, इसकी अस्वीकृति महत्वपूर्ण है, यानी कि यह अध्यादेश प्रभावी हो जाएगा अगर दोबारा उसे फिर से राज्यपाल के समक्ष विधान परिषद के समक्ष नहीं रखा जाता है, विधानसभा के समक्ष, है ना। और तीसरे कथन की बात करें कि यह राज्यपाल केवल तभी आदेश जारी कर सकते हैं जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में न हो, तो ऐसा नहीं है। तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। राज्यपाल तब अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब विधानसभा सत्र में न हो या जब दोनों में से कोई एक सत्र में न हो। दोनों सदनों का सत्र से बाहर होने का आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केवल एक कथन सत्य है, नंबर 2 कथन। और प्रश्न नंबर 6 की बात करें। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश संविधान द्वारा परिकल्पित और न्यायपालिका द्वारा व्याख्यायित भारतीय संघवाद के सार को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। अविनाशी राज्यों और कमजोर केंद्र वाला एक क्लासिक संघ, प्रशासनिक इकाइयों को हस्तांतरित शक्तियों के साथ एकात्मक प्रणाली, या विशिष्ट परिस्थितियों में मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला सहकारी संघ, या आत्मनिर्णय के अधिकार वाले राज्यों का एक संघ। भारतीय संघवाद के सार को बताना है आपको इसमें, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि विशिष्ट परिस्थितियों में मजबूत एकात्मक पूर्वाग्रह वाला सहकारी संघ। विकल्प ए जो है ये गलत है कि अविनाशी राज्यों और कमजोर केंद्र वाला एक क्लासिक संघ। मतलब ये जो मॉडल है ज़्यादातर ये अमेरिका को दर्शाता है। भारत में जो है राज्य हैं ये विनाशकारी हैं, लेकिन जो केंद्र है वो मजबूत है। तो पहला कथन जो है ये गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की बात करें तो ये ब्रिटेन की तरह विशुद्ध रूप से एकात्मक प्रणाली का वर्णन करता है। भारत में क्या है, शक्तियों का संवैधानिक विभाजन है जो एक संघीय विशेषता दर्शाता है, न कि सिर्फ हस्तांतरण की बात करता है। तो दूसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा। विकल्प सी जो कि सत्य, अगर उसकी बात करें तो जो सहकारी संघवाद है शब्द का जो प्रयोग है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सबसे पहले राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ मामले में किया गया था, और उस संबंध का वर्णन करने के लिए किया गया है जहां केंद्र और राज्य राष्ट्रीय विकास के कार्य में भागीदारी होती है, ठीक है। और विकल्प डी की बात करें तो ये भी गलत है कि आत्मनिर्णय के अधिकार वाले राज्यों का एक संघ, क्योंकि एक संघ संप्रभु राज्यों का एक ढीला ढाला गठबंधन होता है और इसकी इकाइयाँ जो हैं आमतौर पर अलग होने का अधिकार रखता है। यानी कि ऐसे वाले मामले में कि आत्मनिर्णय के अधिकार वाले राज्यों का एक संघ, तो इसमें क्या है गठबंधन जो है थोड़ी ढीला होता है, और क्योंकि भारत क्या है एक संघ है और राज्यों को ऐसा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसा ये गलत है यहाँ पे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे हम कि प्रश्न नंबर 7 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अपने पद से हटने के बाद कैग को भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य कार्यालय में कार्य करने से रोक दिया जाता है। दूसरा कथन है कि सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हैं, तो सही विकल्प सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 की अगर हम बात करें 148(4) तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है यह अपने पद से मुक्त होने के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होगा। और ये जो प्रावधान है ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की
स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो हितों के टकराव या भविष्य में नौकरी के लालच से उसके लेखा परीक्षा कार्यों को प्रभावित होने से रोकता है। वह बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है ना, कि वो कहीं भी काम नहीं कर सकता। तो पहला कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है। दूसरे की अगर हम बात करें, संविधान का अनुच्छेद 148 यानी जो कैग से रिलेटेड है, उसका 148(6) में यह कहा गया है, यह प्रावधान है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय के जो प्रशासनिक व्यय होंगे जिसमें उस कार्यालय में कार्यरत व्यक्तियों को दे सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं, यह भारत की संचित निधि पर भारित किए जाएंगे, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी अन्य में तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।